नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र उपाध्याय और आज के वीडियो में मैं आधुनिक भारत का इतिहास ये जो विषय है इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। और ये वीडियो मैं उस तरीके से बनाने जा रहा हूँ, ये पूरी सीरीज़ होगी जो आधुनिक भारत के इतिहास की जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनको लेके मैं बनाने जा रहा हूँ। ये बायलिंगुअल रहेगा आपका, जिससे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो भी लड़के हैं और जो भी अपने पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी लेवल का हो, चाहे स्टेट पीसीएस के लेवल का हो, मुझे उम्मीद है कि उनको इसमें काफ़ी मदद मिलेगा। और जो भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसमें अपने जो भी वीडियोस, जो भी मेरे लेक्चर्स आएंगे, जो सीरीज़ आएगी, उसमें सारे टॉपिक्स मैं कवर करूं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं डिस्कशन को स्टार्ट करूं, इस विषय के बारे में आगे बढ़ूं, मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको भूगोल का भी एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली मैपिंग को लेके। इसलिए मैंने, आप ये वाइट बोर्ड में देख रहे होंगे, मैंने एक वर्ल्ड पूरा एकदम जो भी जितने भी देश के, आपके भारत दुनिया के जितने भी देश हैं, सबका मैंने एक रफ ढांचा, मतलब एक स्केच तैयार किया है। और ये प्रैक्टिस आप लोग भी शुरू कर दें, क्योंकि आप अपने से जितना भी ट्राई करेंगे कि खुद जो भी मैप्स हैं, अगर पेन से बना के आंसर राइटिंग अगर अपीयर करेंगे तो उसमें आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों, ये जो आप मैप देख रहे हैं अभी, इस मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे कि ये जो पूरा इलाका है आपका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये एरिया पूरा आपका अटलांटिक ओशियन है, ये आपका इंडियन ओशियन है, ये आपका साउथ अफ्रीका है, ये यूरोप है, ऊपर आपका रसिया है, ये इंडिया है, बाकी चाइना इधर। एक मोटा मोटी आपको आइडिया हो गया होगा। इसमें प्रमुख जो मेन आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है, जो मेन जो पॉइंट्स हैं आपको इसमें, जैसे कि ये हो गया, ये आपका अरमुज की खाड़ी है, ये ईरान, और ये आपका ओमान और यूएई यहाँ पे है। इन दोनों के बीच ये जो पारस की खाड़ी है, इसके बीच ये जो पतली सी स्ट्रेट यहाँ से निकलती है, इसको अदान की खाड़ी कहते हैं। और सॉरी, ये आपका अरमुज की खाड़ी कहलाती है, बाय मिस्टेक मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये अरमुज की खाड़ी है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो लाल सागर है, ये रेड सी है। यहाँ पे आपका ये जो पतला सा स्ट्रेट निकला हुआ है, ये जो खाड़ी निकली हुई है, इसे हम लोग अदान की खाड़ी कहते हैं। ये दो पॉइंट्स आप याद रख लीजिए। तीसरा, ये जो एरिया है इसे भूमध्य सागर कहते हैं, मेडिटेरियन सी। ये एक टॉपिक याद रख लीजिए। हालांकि इस स्ट्रेट का कोई ज़्यादा आपको हिस्ट्री में तो पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इसे जिब्राल्टर कहा जाता है, जिब्राल्टर स्ट्रेट कहा जाता है। अब यहाँ पे आप आ जाइए, ये आपका मलेशिया है, इधर इंडोनेशिया है, इसके बीच एक पतला सा स्ट्रेट निकला हुआ है जिसे हम लोग मलक्का कहते हैं। और ये जो आपका कोस्टल रीजन है भारत के वेस्टर्न घाट्स का, यहाँ पे आपका इसे मालाबार कहा जाता है। और यहाँ पे आपका है केप ऑफ गुड होप। आशा अंतरिक्ष द्वीप। ये एक जो मेन आपके डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं, किसको क्या कहा जाता है, बेसिकली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इन सबको आपको सबसे पहले दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है कि ये कौन कौन से जगह कहाँ पे हैं। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे बोम्बाहिया थे, जिस 7 द्वीप को मिला के लास्ट में बम्बई बनाया गया। यहाँ बसीन है, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको। इधर आपका कोरोमंडल कोस्ट हो गया। ये आने वाले समय में मैं उसके बारे में बाद में विस्तार से चर्चा करूँगा, लेकिन अभी आप ये मेन पॉइंट्स को आप याद रख लीजिए। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा यूरोप का एरिया जो आप देख रहे हैं, ये इंटायर रोमन इन्फ्लुएंस था आपका। टोटल रोमन कल्चर, रोमन साम्राज्य था। कुछ हद तक नॉर्दर्न जो उत्तरी अफ्रीका है उसका क्षेत्र, ये आपका
मान के चलिए ये पूरा तुर्की का क्षेत्र और कुछ अरेबियन आपका जॉर्डन सीरिया ये सब जो इलाका है ये पूरा आपका यहाँ पे रोमन साम्राज्य पूरा था। ये आपका बीच में क्या हुआ, रोमन साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया और इधर जो आप देख रहे हैं ये आपका ईस्टर्न रोमन का एरिया कहलाया, जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा बाद में रोमन कल्चर देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ये थरेस रीजन जो आप देख रहे हैं आज का मॉडर्न इस्तांबुल, इसका नाम उस समय कॉन्स्टेंटिनोपल था। ये पूरा बेंजेंटाइन एम्पायर, बेंजेंटाइन साम्राज्य था यहाँ पे ईस्टर्न रोमन में, और इसका नाम आपका कॉन्स्टेंटिनोपल था। धीरे धीरे क्या होता है आपका अरेबियन इन्फ्लुएंस जो होता है, अपना साम्राज्य तुर्क और अरब के जो भी शासक थे अपना साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ाते हैं और उत्तरी अफ्रीका से भी रोमन कल्चर जो रोमन साम्राज्य था, एम्पायर था, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और अरब में भी धीरे धीरे आपके और ये तुर्की में भी ऑलमोस्ट आपका जो मुस्लिम रूलर्स थे अपना साम्राज्य और तुर्क रूलर्स थे अपना साम्राज्य धीरे धीरे स्थापित करने में कामयाबी मिल जाती है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये आपका काला सागर है। यहाँ एक पतली सी स्ट्रेट निकली है खाड़ी जिसे हम लोग बॉस्फोरस की खाड़ी कहते हैं, और ये आपका यहाँ पे मरमरा सागर है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं जो कि भूमध्य सागर का ही एक भूमध्य सागर से लगता हुआ ये आपका ये सागर है जिसे मरमरा सागर कहते हैं। ये मरमरा सागर हो गया, ये काला सागर हो गया और ये आपका बॉस्फोरस की खाड़ी हो गई। बॉस्फोरस की खाड़ी ही आपको जो अभी मॉडर्न जो इस्तांबुल है उसको रेस्ट ऑफ तुर्की से जोड़ती है। तो ये आपका मेन पॉइंट हो गया। अब क्या हुआ कि 1453 में, ये एक मेन डेट आप याद रखिए रही 1453, क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास का कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं है कि आप डिवाइड कर दें कि एक पर्टिकुलर डेट से आपका ये पीरियड शुरू होता है, चाहे वो एंशियंट हो, चाहे वो मिडिवियल हो, चाहे वो मॉडर्न पीरियड हो। लेकिन अब जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो यही माना जाता है कि जब वास्को ड गामा सबसे पहले कालीकट के तट पर आया 1498 ईस्वी में, तभी से एक आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो रहा है। लेकिन उसके पहले हमें ये भी समझना ज़रूरी है कुछ घटनाएं जो आपके मिडिवियल पीरियड में चली उसे समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि यूरोप के जो भी यूरोपीय आपके व्यापारी थे, जब यूरोप के लोग हैं वो समुद्र तट के रास्ते से भारत में आए, क्या वो पहली बार आए या इससे पहले भी भारत का यूरोप के साथ संबंध था, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, तो यूरोप के साथ भारत का पहले भी ट्रेड रिलेशंस थे, कॉमर्शियल रिलेशंस थे, कल्चरल रिलेशंस भी थे, बहुत पहले से थे। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री के जब आप मैं वीडियोस बनाऊंगा तो आपको उसमें खुल के बताऊंगा। बस ये समझ लीजिए कि छठवीं जो रोमन एम्पायर था वो छठवीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक एक तरफ से डार्क एज चल रहा था, और उस पीरियड में सिर्फ ईस्टर्न रोमन का जो पार्ट आप देख रहे हैं यहीं पे आपका रोमन एम्पायर काफ़ी फ्लॉरिश कर रहा था, जो बेंजेंटाइन एम्पायर के नाम से फेमस था। और यही बेंजेंटाइन एम्पायर के टाइम ही जो क्रिश्चियनिटी है पूरे इंटायर रसिया में धीरे धीरे फैली। 1453 में एक मेन घटना घटी। घटना क्या घटी कि 1453 में जो ऑटोमन थे, उस्मानिया, ये ऑटोमन जो है इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से पूरा बेंजेंटाइन एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म हो गया, और यहाँ के जितने भी धार्मिक जो भी गुरु थे, जो भी रिलीजियस बुक्स थे, रिलीजियस कल्चर्स थे, यहाँ के जो भी क्रिश्चियन जो भी लोग थे वो सीधा पलायन करके इधर वेस्टर्न यूरोप की तरफ, रोम की तरफ, इटली की तरफ आके यहाँ पे धीरे धीरे अपने आप को फिर से अपने आप को बसाए। तो इतना आप समझ लीजिए 1453 में जो मेन घटना घटी। 1453 से पहले जो भी भारत और ट्रेड का जो ट्रेड रिलेशंस था, भारत और इंडिया का जो ट्रेड रिलेशंस था वो आपका 3 रास्ते से होता था। एक लैंड रूट के थ्रू होता था, भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की होते हुए सीधा आपका यूरोप जाता था जो भी सामान थे।
क्योंकि यूरोप में इंडियन गुड्स के, इंडियन ज्वेलरीज के, इंडियन स्टोन्स के, इंडियन सिल्क्स के, जो भी ओरिएंटल गुड्स है उनके काफ़ी डिमांड थे। ओरिएंटल गुड्स क्या होता है? ओरिएंट का मतलब एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन, साउथ एशियन कंट्रीज के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको मतलब एक तरफ से ओरिएंट ही कहा जाता है, और उसके प्रोडक्ट को ओरिएंटल गुड्स कहा जाता है। दो यहाँ पे शहर है, ये भी आप नाम याद रख लिए। एक ये जो इटली है, इसके इधर का जो वेस्ट साइड वाला है इसका नाम जिनोवा, और ये ईस्ट पार्ट वाला जो यहाँ पे देख रहे हैं समुद्र के पास, ये आपका वेनिस। ये दो मेन शहर थे जो इंडियन ओरिएंटल गुड्स में एक तरफ से मोनोपोली थी, इनकी एकाधिकार प्राप्त था। यहीं से ये पूरा सेल करते थे पूरा इंटायर यूरोप में। यहाँ के लोग इंडियन जो भी गुड्स थे ओरिएंटल गुड्स को बेच कर काफ़ी समृद्ध हो चुके थे, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आ गई थी यहाँ के लोगों के पास। तो इतना आपने समझ लिया। एक रास्ता और था आपका लाल सागर के रास्ते होते हुए, यहाँ इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया है, एक जगह है, अलेक्जेंड्रिया तक सारे ट्रेडर्स आते थे, और यहाँ से फिर भूमध्य सागर के माध्यम से फिर इटली में आपका जिनोवा चाहे वेनिस में जाके यहाँ से फिर यूरोप में व्यापार होता था। दूसरा एक रास्ता आपका था ये अरमूज की खाड़ी से होते हुए, गल्फ ऑफ पर्सिया से होते हुए, ये गल्फ ऑफ पर्सिया है, फिर अरब होते हुए, तुर्की होते हुए फिर यूरोप की तरफ व्यापार होता था। ये आपका 1453 से पहले का जो जैसी स्थिति है वो हमने आपको बता दिया। 1453 में उस्मानिया ने, ऑटोमन ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, ये आप इतना समझ लीजिए। उसके बाद भारत का यूरोप से जो डायरेक्ट सी रूट हो चाहे लैंड रूट हो, ये जो ट्रेड रिलेशंस था, जो ट्रेड की कनेक्टिविटी थी, संपर्क जो था व्यापार का, ये एक तरफ से बाधित हो जाता है। उस पर अरेबियन और मुस्लिम रूलर्स का एक तरफ से जो भी बिजनेसमैन थे उनका एक कब्जा हो जाता है। अरेबियन मर्चेंट्स का, मुस्लिम मर्चेंट्स का एक तरफ से जो भी एक बीच में मध्यस्थता आ जाती है, और जो भी सामान वो यहाँ से यहाँ पे सप्लाई करते हैं उस पर काफ़ी भारी मात्रा में मुनाफा कमाते हैं, ह्यूज मार्जिन, ह्यूज रेवेन्यू। अब क्या होता है कि इस पीरियड में 1453 के बाद जब यहाँ के लोग इधर जब पलायन होके आते हैं, जब बसते हैं, तो इनके भीतर एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ, बहुत ही बड़े पैमाने पे पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण ये होता है कि यहाँ के लोग फिर मानव केंद्रित होते हैं और तरह तरह के डिस्कवरीज करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, स्पेशली शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, और एजुकेशन में अपने धर्म ग्रंथों को बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ खोले जाते हैं। और उनका एक टारगेट रहता है कि हम क्रिश्चियनिटी को भी पूरे अच्छे तरीके से फैलाएं, और एक ऐसा ट्रेड रूट, एक ऐसा मतलब खोजा जाए, चाहे वो सी रूट के माध्यम से हो, जिससे कि हम इंडिया के साथ और एशियन कंट्रीज़ के साथ फिर से अपना एक संपर्क स्थापित कर लें। क्योंकि 12वीं-13वीं शताब्दी के टाइम ये रहता है कि मार्को पोलो जो यूरोपियन एक आपका आप कह सकते हैं ट्रैवलर था, वो चाइना में यहाँ पे पूरा घूम के यहाँ पे आके अपने लेख में बहुत कुछ लिखा था कि यहाँ के लोग, जो एशियन कंट्रीज़ के लोग बहुत ही समृद्ध हैं, यहाँ के बहुत कुछ मतलब यहाँ के लोग बहुत सुख और समृद्धि के साथ रहते हैं। तो यहाँ के लोगों में एक लालसा थी कि हमें ईस्ट को मतलब सर्च करना है, ईस्ट के साथ कांटेक्ट बनाना है, पूरब के साथ। तो यहाँ पे ये यहाँ तक का टॉपिक आपको समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ। तो फिर 1454 में एक और घटनाक्रम आती है। वो क्या होता है कि पुर्तगाल एक बीड़ा उठाता है स्पेशली कि क्रिश्चियनडोम जो है, क्रिश्चियनिटी जो रिलीजियन है, इसको पूरे विश्व में फैलाने की जिम्मेदारी पुर्तगाल को दी जाती है। और 1454 में ही जो पॉप निकोलस V थे, जो वहाँ के आपके रोमन समुदाय के जो सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, वो इनको एक बल देते हैं, किनको, प्रिंस हेनरी को, यहाँ के जो राजा हैं प्रिंस हेनरी, और ये कहते हुए एक परमिशन देते हैं कि आप जाइए अपना जो भी समुद्र में अपना जो भी नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है वहाँ उसको खोजिए, अपने जो भी आपके शिप्स हैं उनको आप भेजिए, जो वॉयजेस हैं उनको आप भेजिए और पता लगाइए, स्पेशली ऐसे ऐसे देश को खोजिए, कॉन्टिनेंट्स को खोजिए, जिससे कि हम अपने ट्रेड रिलेशंस को स्थापित कर सके और अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सके। लेकिन एक घटना आपकी घट जाती है, ये 1454 में स्पेशली पोप निकोलस V ये क्या देते हैं, एक बल देते हैं। किनको देते हैं? प्रिंस हेनरी को।
प्रिंस हेनरी, इनका एक नाम और भी बहुत फेमस है इतिहास में, इनको दी नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और प्रिंस हेनरी के मन में भी एक मतलब प्रगाढ़ एक मतलब कहा जाता है एक पैशन था, अपने एक प्रगाढ़ इच्छा थी, एक दृढ़ संकल्प था कि मुझे किसी भी तरह इंडिया को मतलब खोजना है और इंडिया के साथ एक अलग ही ट्रेड रूट स्थापित करना है, जिससे कि जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी पे जो अरेबियन इन्फ्लुएंस है, जो मुस्लिम रूलर्स के इन्फ्लुएंस है, उसे कम कर सके। इस तरीके से प्रिंस हेनरी अपने कई वॉयजेस भेजते हैं कि आप इंडिया की खोज कीजिए। लेकिन एक घटना घट जाती है। वो घटना क्या घटती है? 1460 में। 1460 में प्रिंस हेनरी की मृत्यु हो जाती है। राइट, प्रिंस हेनरी। और इस तरीके से उनका जो सपना था भारत को खोजने के लिए और एक भारत के साथ ट्रेड रिलेशन यूरोप का बनाने के लिए, ये एक सपना कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। तो दोस्तों, आज के जो चैप्टर 1 है, जो आज का वीडियो है, इसमें हम यहाँ तक इस डिस्कशन को रखते हैं। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियोस को, जो भी वीडियोस आएंगे उन्हें आप सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए लाइक कीजिए, पसंद नहीं आ रहा आप हमें सजेशन दीजिए, मैसेज दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम उस पर कोशिश करेंगे कि और अच्छे से अच्छे तरीके से वीडियोस को बनाएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।